एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी फंडामेंटल क्लासेस बरेली के। मैं अभिषेक जौहरी आपके ज्योग्राफी की सीरीज में हमारे साथ आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर से उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, इसे शेयर करते रहें। आगे देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में ज्योग्राफी की डिस्कस कर लिया था अर्थ की मूवमेंट, मतलब अर्थ जो रोटेट होती है, तो मैंने वहाँ पर आपको दो गतियाँ समझाई थी। एक तो मैंने आपको समझाई थी कौन सी, रोटेशन गति, मतलब अपनी अक्ष पे घूमना, जिसको हम हिंदी में घूर्णन गति बोलते हैं या परिभ्रमण गति बोलते हैं। दूसरी मैंने आपको समझाई थी कि सन के चारों ओर घूमना, तो सन के ऊपर चारों घूमने को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन टाइम। आपको पिछली वीडियो में इन दोनों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आइए आज हम वहाँ पर मैंने बताया था दोनों गतियां जो है किसी न किसी घटना के लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारी रोटेशन या परिभ्रमण गति होती है, रोटेशन या परिभ्रमण या घूर्णन गति जो हमारी होती है, वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, दिन रात के लिए। अब देखिए आप इसमें दिन रात को कैसे समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए रोटेशन गति का आपको टाइम पता है, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 24 घंटे। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये हमारा हो गया सन। सन हालांकि बड़ा है, अर्थ छोटी है साइड में, थोड़ा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। जैसे ये हो गई अर्थ और ये हो गया हमारा सन। जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम एक एक प्लेनेट और सन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है अर्थ की, तो यहां से सन की लाइट आई, तो देखिए सन की लाइट आई, तो सन की लाइट आप देख पा रहे होंगे आधे हिस्से पे पड़ रही है। कहां पड़ रही है, आधे हिस्से पे। अब मैंने आपको बताया कि अर्थ रोटेट होगी, अब जहां जहां लाइट पड़ रही है वहां क्या हो जाएगा, ठीक, और जो आधा हिस्सा छुपा हुआ है वहां क्या हो जाएगी, नाइट। क्या हो जाएगी, नाइट या दिन। अब ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अब 12 घंटे बाद पूरी पृथ्वी 24 घंटे में घूमेगी, तो जैसे मैंने बताया अब यहां पर पड़ रही है। अब 12 घंटे बाद क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये वाला जो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, मान लीजिए पहला पार्ट पीछे चला जाएगा, दूसरा पार्ट आगे आ जाएगा और सन की लाइट जो है वो कहां पड़ने लगेगी, इस पार्ट पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बार यहां पर सब जगह दिन हो जाएगा, जहां रात थी वहां दिन हो जाएगा और जहां दिन था वहां रात हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसा होता है कि जैसे अर्थ चक्कर लगा रही है। मैं छोटे से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं। देखिए देखिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मानिए कि ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के इस हिस्से पे आप देख पा रहे होंगे, इस हिस्से पे जो है रोशनी है। अब अर्थ जब रोटेट कर रही होगी तो यहाँ मैंने डाल भी रखा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। अब देखिए अर्थ जब पहले देखिए आगे वाले भाग पे लाइट है, पीछे वाले भाग पे लाइट नहीं दिखेगी, आप घर पे भी देख सकते हैं। अब आप जैसे जैसे घुमाएंगे तो देखिए दूसरे हिस्से पे लाइट आ गई, पीछे वाले हिस्से पे अंधेरा हो गया। तो यही होता है, जहां पर लाइट पड़ती है वहां दिन हो जाता है और जहां पर लाइट नहीं होती है वहां पर क्या हो जाती है, रात। लेकिन अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए, इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, देखिए क्या होगा। जैसे हमने देख लिया जहां पर लाइट पड़ती है उसको प्रकाश वृत्त बोलते हैं। जैसे हमने ये देखा था प्रकाश वृत्त कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या होता है, तो प्रकाश वृत्त क्या होता है। जैसे यहां पर आपकी लाइट पड़ रही है तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश वृत्त या लाइट सर्किल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमें पता है ये हमारी इक्वेटर है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आधे हिस्से पे लाइट पड़ रही है, आधे हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ इतने हिस्से पे लाइट पड़ रही है, अभी इतने हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब अर्थ तो जो है वो अपना पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 24 घंटे में। तो यानी 12 घंटे ये हिस्सा सामने होना चाहिए, 12 घंटे ये हिस्सा सामने होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 12 घंटे यहाँ दिन होना चाहिए और जब घूम जाए तो 12 घंटे यहाँ पर रात होनी चाहिए।
12 घंटे 12 घंटे, यानी यहां से आप समझ पा रहे होंगे अगर ऐसा हो तो दिन और रात हमेशा बराबर हो। लेकिन आप देखते हैं ऐसा नहीं होता है, कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी रातें छोटी हो जाती हैं, दिन लंबे हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहां से तो मैंने आपको सिंपल दिखा दिया, तो सिंपल मैंने बॉल के एग्जाम्पल दिखाया, तो इस हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा। आधे हिस्से पे लाइट पड़ रही है, पूरा रोटेशन 24 घंटे का है, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी दिन बहुत बड़ा हो जाता है, कभी रात बहुत बड़ी हो जाती है। तो इन सब चीजों से ऑब्जेक्टिव्स आपके बहुत बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, आइए हम वो समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अब मैं आपको लेके चलता हूं मेन चीज पे। होता क्या है, जैसे हमने अर्थ को अभी बिल्कुल सीधा माना, उसकी एक्सिस को बिल्कुल सीधा एज्यूम किया, लेकिन एक्चुअली में है क्या, अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं है। अर्थ जो है, जैसे अगर ये सीधी एक्सिस है, तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। जैसे आप देख रहे हैं, ये बॉल अगर मैंने सीधी पकड़ी है, तो अर्थ ऐसी नहीं है, बल्कि अर्थ थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे। अगर आप एंगल बनाएंगे सीधी लाइन खींच के, तो देखेंगे कि ये जो पूरी सीधी लाइन है और जो ये टेढ़ा हो गया, इसके बीच जो एंगल है वो 23.5 डिग्री है। तो इस अक्षीय झुकाव के कारण दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। देखिए, इस अक्षीय झुकाव के कारण क्या होगा, जैसे ये झुकी हुई है, तो ये इक्वेटर हो गई, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये हमारी विषुवत रेखा होती है, जैसे आप जानते हो, ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। तो देखिए, जब सन की लाइट पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सन की लाइट पड़ेगी, जब सन की लाइट पड़ेगी, तो आप यहां से एज्यूम करिए, देखिए अब ये एक्सिस अगर आपकी है, तो आप देखिए एक तरफ जो है, यहां पर आप देखिए, तो यहां पर अगर आप बिल्कुल विषुवत रेखा पे देखेंगे सीधे सीधे, तो दिन और रात बराबर दिख रहे होंगे। जब विषुवत रेखा पे सूर्य होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप और देख रहे हैं, तो देखिए यहां पर अगर दिन बड़ा है, तो रात क्या हो रही है? छोटी। यहाँ पे दिन बड़ा है, रात क्या हो रही है? छोटी। ऐसे अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो देखिए ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है, मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणों का ज्यादा प्रभाव है, यहाँ पर सूर्य की किरणों का कम प्रभाव है। तो यही कारण होता है, आपसे पूछा जाता है दिन रात की अवधि बराबर क्यों नहीं होती। तो इसका आप ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे, पृथ्वी का अपने अक्षीय झुकाव के कारण, और वो अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। तो इस वजह से दिन और रात बराबर नहीं होते। जैसे यहाँ पर है 12-12 घंटे, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर अगर दिन 14 घंटे का है, तो रात 10 घंटे की हो जाएगी। यहाँ पे दिन अगर 16 घंटे का है, तो रात 8 घंटे की हो जाएगी। देखिए ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी होती जा रही है, मतलब प्रकाश के प्रभाव में ज्यादा हिस्सा है और प्रकाश के जो प्रभाव में नहीं है वो कम हिस्सा है। तो ऐसा इस वजह से होता है, दिन रात की अवधि बराबर क्यों नहीं होती है। तो दिन रात की अवधि का ना बराबर होना, तो यहाँ पर किस वजह से है? अर्थ का अपने अक्षीय झुकाव के कारण। तो यहां से आपके दो ऑब्जेक्टिव बन गए। पहला तो आप समझ गए दिन रात होते कैसे हैं, अब दूसरा आप समझ गए दिन रात बराबर क्यों नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं बराबर होते हैं? पृथ्वी का अपनी अक्षीय झुकाव के कारण। अब आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, देखिए जैसे आप जानते भी होंगे, सबसे बड़ा दिन कब होता है? जैसे हमारे यहां हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? हमारे अगर हम इंडिया की बात करें, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? दिन और रात बराबर कौन सी डेट को होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होनी चाहिए। दिन और रात कौन सी तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अभी मैं सबका कारण आपको समझाऊंगा, जब ऋतु परिवर्तन पढ़ाऊंगा तब ये समझा दूंगा। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून, दिन रात का बराबर होना 21 मार्च और 23 सितंबर को। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे और पूछ सकता है, सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? मतलब जब सूर्योदय होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय मैंने आपको बताया था कहाँ होगा? पूरब की साइड में पहले होगा, पश्चिम की साइड में बाद में होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है और सूरज पूरब से निकलता है।
तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव एक ये बनता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। देखिए पहले ये माना जाता था कि सूर्योदय जो होता है वो जापान में सबसे पहले होता है। कहाँ होता था? जापान में सबसे पहले होता था। ये पुरानी बात हो गई, लेकिन मैंने आपसे कहा है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हमेशा अपडेट रहेंगे। अब वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले सूर्योदय होता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक माउंटेन है, वहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। सबसे पहले क्योंकि जो यहाँ का टाइम है, जैसे मैंने बताया टाइम को कौन सेट मानक रेखा मानी गई है? जीएमटी। तो जो जापान का जीएमटी है, जापान का जो टाइम है वो जीएमटी से लगभग 9 घंटे आगे है। लेकिन ये न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं, जिस जगह की बात कर रहा हूं, वहां का जो टाइम है वो ग्रीनविच से लगभग 13 घंटे आगे चलता है। तो सबसे पहले सूर्योदय अगर अब आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं आए तो जापान मत मारिएगा, जापान पुरानी है, ताजा खबर नहीं है, अपडेटेड नहीं है। सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। और सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है, इसके बारे में कई कंफ्यूजन है, लेकिन सबसे पहले अगर सूर्य अस्त पूछा जाए, सूर्य अस्त कहाँ होगा, तब आप इसका आंसर देंगे कहाँ पे? एक समाऊ और हवाई द्वीप है, सुमाऊ। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब वर्ल्ड का मैप पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा ये कहाँ है। समाऊ और हवाई द्वीप पे जो है वो होता है। इससे ये पूछा जाता है समाऊ पे किसका अधिकार है। ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, इन पे बड़े बड़े देशों ने अपने अधिकार कर रखे हैं। तो ये जो समाऊ और हवाई द्वीप हैं, ये यूएसए, एक यूएसए के पास है और एक न्यूजीलैंड का अधिकार है। तो सबसे पहले जो सूर्य अस्त होता है वो इन जगहों पर होता है, समाऊ और हवाई द्वीप में। सूर्योदय सबसे पहले न्यूजीलैंड पे और माउंट है वहां पर एक, और सबसे पहले सूर्य अस्त समाऊ और हवाई आइलैंड पे। तो ये तो कुछ जुड़ी बातें हो गई, आपने समझ लिया दिन रात कैसे होते हैं, दिन रात बराबर क्यों नहीं होते हैं। अब आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ गर्मी है, तो आप देख रहे होंगे हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा हो जाता है, हमारे यहाँ गर्मी वो जाड़ा होता है तो वहाँ गर्मी हो जाती है। तो ये ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो मैंने बताया इस वीडियो में आपका दिन रात मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करते हैं मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 21 जून को बड़ा दिन होता है सबसे, 22 दिसंबर को सबसे छोटा होता है। तो देखिए ऐसा सब क्यों होता है। देखिए अब हम बात करते हैं मौसम परिवर्तन। देखिए क्लाइमेट चेंज या ऋतुएं चेंज कैसे होती हैं। देखिए एक चीज आप समझिए बिल्कुल बेसिक, सन जो है, सन की जो किरणें आती हैं, जैसे ये अर्थ आपकी है तो थोड़ी सी झुकी हुई है, जैसे सीधे नहीं है, कितनी झुकी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो ये इक्वेटर, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, मतलब ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, अब देखिए किरणें कई तरीके की होती हैं, तिरछी भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लंबवत किरणें की, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधी सीधी गिरेंगी। तो वो जो किरणें सीधी गिरती हैं, यहाँ पर जो है वो तिरछी किरणें गिरती हैं, सीधी किरणें नहीं गिरती हैं। सीधी किरणें जो है वो सूर्य की या तो कर्क रेखा पे गिरती हैं, या मकर रेखा पर गिरती हैं, या विषुवत रेखा पे गिरती हैं। होता क्या है कि सूर्य की किरणें यहां से लेके पहले कर्क रेखा पे, मान लीजिए 21 जून को है, 21 जून को कर्क रेखा पे, तो वो 21 ये कहां पर होती है 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो देखिए क्या होता है कि ये जो है सूर्य की किरणें 21 जून के बाद लंबवत किरणें नीचे आने लगती हैं। कहाँ आ जाती हैं? 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे चमकती हैं। उसके बाद सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को कहाँ चल जाती हैं? मकर रेखा पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद ये इधर ना बढ़ के जो लंबवत किरणें होती हैं फिर रिवर्स हो जाती हैं, फिर ये 21 मार्च को फिर से विषुवत पे जाती हैं, और फिर उसके बाद विषुवत से फिर 21 जून तक कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। तो मैंने यही कारण बताया कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती है वो कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत पलटी है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दिन बड़ा होता है। अब हम तो रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जैसे मैंने बताया था कि आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे, ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। अब क्या होता है कि सूरज की जो किरणें होती हैं
वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं 21 जून के बाद क्या होगा, दिन थोड़े थोड़े छोटे होने लगेंगे और 23 सितंबर के बाद जो सूरज है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगेगा। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब इस लाइन को क्रॉस कर देगा 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर के बाद इस लाइन को क्रॉस कर देगा और 22 दिसंबर को जो है वो बिल्कुल मकर रेखा पे, मतलब मकर रेखा या ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे इस समय हमारे यहाँ टेस्ट मैच भी एक चल रहा है, तो वहाँ गर्मी है, हमारे यहाँ सर्दी है, तो सूर्य की किरणें यहाँ चमकने लगती हैं और 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे फिर आप देखते हो फिर जो है सुधार आने लगता है और किरणें जो है वो ऊपर आने लगती हैं। तो 23 सितंबर को जो है बिल्कुल यहाँ पर सीधी पड़ती है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हाफ हाफ है, यहीं से इसके सेंटर से ही कर्क रेखा है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को इस वजह से दिन बराबर होते हैं और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं और उसके बाद जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। ये तो कंसेप्ट आपको समझाना जरूरी था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिए, हम बिल्कुल 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई चीज़ छूटे ना। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, मौसम परिवर्तन के लिए यही जिम्मेदार है। देखिए ये हो गया सन। अब मैंने आपको बताया जो पृथ्वी है वो अपने रोटेशन के साथ साथ सन के भी एक इलेक्ट्रिकल मार्ग में चक्कर लगाती रहती है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया अर्थ झुकी हुई है, ये वही तीनों लाइन है। ये कर्क रेखा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये कर्क है, ये विषुवत है और ये मकर रेखा। अब मैं इसको कुछ नाम दे दे रहा हूं, ए, इसको नाम दे दे रहा हूं बी, इसको नाम दे दे रहा हूँ सी। अब मैं यहाँ ऐसे ही लिख दूंगा कि बी का मतलब ये है, ए का मतलब ये है और सी का मतलब आपको पता चल गया मकर रेखा। ऐसे ही मैं यहाँ नाम दे दे रहा हूँ ए बी सी, ऐसे ही मैं यहाँ नाम दे दे रहा हूँ ए बी सी। तो जैसे मैंने आपको बताया सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो सिर्फ कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वैरी करती रहती हैं। तो देखिए क्या होता है, 21 जून को अब सूरज जो है किरणें सीधी कहाँ मिल रही है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे कहाँ मिलती हैं, विषुवत रेखा के ऊपर। तो ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और हमारा भारत भी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या हो जाती है, गर्मी। क्या हो जाती है, गर्मी, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल। अब देखिए अर्थ अपना रोटेशन के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए 23 सितंबर को क्या होता है, फिर किरणें जो है वो कर्क रेखा से नीचे की तरफ आने लगती हैं। तो नीचे की तरफ आने लगती हैं तो सीधे कहाँ पड़ जाती है, इक्वेटर पे। और जब इक्वेटर पे पड़ जाएंगी तो इक्वेटर तो बिल्कुल सेंटर पे, दिन और रात जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिल्कुल आपको पूरी समझाने की कोशिश करी जा रही है। बहुत ही समझ में नहीं आता है कैसा किस वजह से होता है। तो देखिए अब सूरज जो है वो ये है। अब धीरे धीरे देखिए सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे उत्तरी गोलार्ध से गायब हो गई। मतलब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत किरणें नहीं रही, मैं लंबवत किरणों की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर रेस की। अब वो आ गई दक्षिणी गोलार्ध में। ये होता है 3 माह का लगभग डिफरेंस हो गया। फिर ये देखिए अप्रोक्सीमेट 3 माह का डिफरेंस हो गया। सूरज की किरणें अब कहाँ पड़ेंगी, सीधे मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे जब पड़ेंगी तो यहाँ गर्मी हो जाएगी और हमारे यहाँ जो गर्मी थी वहां क्या हो जाएगा, अभी यहाँ गर्मी है यहाँ सर्दी है। अब क्या हो जाएगा, जब सूरज की किरणें यहाँ ज्यादा मिलने लगेंगी तो यहाँ जो है दिन बड़े होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी और हमारे यहाँ क्या होने लगेगी, सर्दी। फिर मैंने बताया किरणें नीचे नहीं जाएंगी। ये कौन सी डेट हो गई, 22 दिसंबर। फिर 3 महीने बाद क्या होगा, मतलब ये जो डेट हो गई 21 मार्च की, 21 मार्च को क्या होगा, किरणें फिर से कहाँ आ जाएंगी, पहले यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद किरणें यहाँ से यहाँ आई। अब किरणें वापस जाने लगेंगी, जैसे यहाँ आ गई फिर किरणें वापस जाने लगेंगी। तो वापस जाने लगेंगी 21 मार्च को जो रेज है वो कहाँ आ जाएगी, फिर से इक्वेटर पे पड़ने लगेंगी और दिन रात 21, इसी वजह से 21 मार्च और ये जो डेट है 23 सितंबर, दोनों को दिन रात बड़े होंगे
लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होगा? 21 जून को। और यहाँ पर दिन कब बड़ा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। तो अब यहाँ क्या थी? गर्मी थी, यहाँ सर्दी हो गई। अब सूरज धीरे धीरे जो है उत्तरी गोलार्ध से, देख रहे हैं आप, सूर्य की किरणें नीचे आने लगी, दक्षिणी गोलार्ध में आ गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में आ गई तो फिर क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आ गई, सर्दी चली गई। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, तो धीरे धीरे आगे बढ़िए तो आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में फिर गर्मी कम होने लगी और धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी आने लगेगी और हमारे यहाँ गर्मी आने लगेगी। तो इस वजह से जो है आपका मौसम परिवर्तित होता रहता है, इस वजह से मौसम में परिवर्तन होता रहता है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। जब आप वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे या ग्लोब देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अंटार्कटिका है, जिसको 66.5 डिग्री के नीचे, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, अंटार्कटिका सर्किल है। तो अंटार्कटिका सर्किल में जो होता है 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। ऐसा किस वजह से होता है? देखिए, जैसे आपने देखा कि किरणें तो यहाँ से यहाँ तक ही जाती हैं, मतलब इन 3 लाइनों के बीच ही वेरी करती हैं। और ये जो हमारा पड़ता है 66.5 डिग्री से नीचे पड़ता है, तो 66.5 डिग्री पे देखिए यहाँ पर जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है तो किरणें नहीं मिल पाती हैं, तो वहां क्या रहती है? रात। वो क्या रहती है? रात। और जब सूरज की किरणें जो होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती हैं, तो सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आने की वजह से वहां 6 महीने क्या रहती है? दिन, और 6 महीने क्या रहती है? रात। तो कहाँ ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे, कहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, कहाँ पर 6 महीने की रात होती है? तो आपको आंसर क्या देना है? 6 माह का दिन और 6 माह की रात कहाँ होती है? 6 माह दिन और 6 माह रात कहाँ होती है? अंटार्कटिका में। कहाँ होती है? अंटार्कटिका में। लगभग इसका अगर आप पीरियड देखेंगे तो अक्टूबर से फरवरी तक, जैसे आप देख रहे हैं सितंबर के बाद जो है वो यहाँ जाने लगा, तो अक्टूबर से फरवरी तक वहां दिन रहता है और आगे मार्च से लेके सितंबर तक वहां जो रहती है रात रहती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में 6 माह का दिन 6 माह की रात होती है? अंटार्कटिका में। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको मौसम परिवर्तन और दिन रात के बारे में ज्योग्राफी से परिचित करा दिया जाए। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है आपके साथ। खुश रहें और अपनी पढ़ाई को जागरूक रखें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अगर आप बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे, सीधे मैं आपको पर्वत पहाड़ पर या इंडियन ज्योग्राफी की तरफ ले जाता तो वो सही नहीं रहता। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगर आप लोग एनर्जी देते हैं तभी हमारे अंदर एनर्जी आती है कि हाँ आप लोगों की डिमांड है तो कुछ अच्छा करना है, अच्छे से भी अच्छा करना है। थैंक यू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।